तब तक जो वीडियो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे चीज़ों का। बाकायदे यह फिगर जो है कि आप लोग की किताब में भी बनाया गया है, बट आप लोग को वाइट बोर्ड पर समझाने के लिए हमने दोबारा इसको बना दिया है। तो आप सभी लोगों को मेरा सुप्रभातम। आज जो है कि आप लोग को जो टॉपिक समझाना है वो समझाना है मासिक चक्र के बारे में। किसके बारे में समझाना है? मासिक चक्र के बारे में। एक बात, मेरी बातों का आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को हमने इससे पहले क्या पढ़ाया था? अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, शुक्राणु कैसे बनते हैं, अंडाणु कैसे बनते हैं, ये आप लोगों को बढ़िया से पता चल गया ना? समझ आ गया कि नहीं आ गया है? आ गया है ना? अब ध्यान देना। अब जो है कि अगर बात करें आप लोगों को, तो आप लोगों को जो अब पढ़ना है वो ये पढ़ना है मासिक चक्र, आर्तव चक्र के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। समझे? तो आप लोग कहोगे कि सर जी मासिक चक्र या आर्तव चक्र होता क्या है? समझे? पूछोगे ना कि मासिक चक्र या आर्तव चक्र होता क्या है? समझे? तो देखो क्या होता है, जो मनुष्य में, मादा में जो बंदर हैं, कपी हैं, बंदर, कपी, मनुष्य, बानर, उसी को कपी बंदर बानर सब एक ही है, वो पर्यायवाची हम बोल रहे हैं। तो जो गोरिल्ला उरिल्ला हो गया, मतलब जितने भी जो हमसे मिलते जुलते हैं बंदर, कपी, मनुष्य, या जो इस प्रजाति के प्रीमेट्स के हैं, प्रजाति के हैं, जितने भी प्रीमेट्स हैं, समझे? गोरिल्ला देखे हो, बनमानुष देखे हो, चिंपैंजी देखे हो, लंगूर देखे हो, बंदर देखे हो फिल्म में? अरे कहता है बंदर तो यहाँ पर तुमको दुनिया भर का दिख जाएंगे, चिंपैंजी बनमानुष तुम नहीं देखे होगे, अलंकुर नहीं देखे हो, करिया करिया मुँह लेकर के एकदम हैं। एक देखो उसको देखने पर एकदम ब्लैक ब्यूटी याद आता है उसका चेहरा देखने पर एकदम लगता है कि एकदम कोयला से बेचारा निकला है, कोयला के खान से। और बाकी सब इतना पूंछ बड़ा बड़ा होता है कि बाप रे बाप, लगता है 6-6 फुट का उसमें लपेट लेगा जो है कि पूरा का पूरा। लग रहा है कि वो लंका जी का जो हनुमान जी जिस समय जलाए थे लंका, वही वाला पूछिया अब तक जो है कि बस भूल गया है। समझे? और उसी की अपेक्षा उतना ही छोटा है, मतलब देखो बंदर भी, लेकिन उसका पूछ नॉर्मली उतना बड़ा नहीं होता है, और उसका इतना लंबा पता नहीं कैसे पूछ हो जाता है। बताओ, एगो इंसान है, इसका पूछे नहीं समझे? तो लेकिन आए हो उसी खानदान से। समझे? अगर पूर्वज अगर देखा जाए तो पूर्वज माना जाता है कि बंदरों का भी पूर्वज, हमारा भी पूर्वज सब एक ही था। समझे? तो आप लोग को विकास वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, इवोल्यूशन वाला। समझे? इवोल्यूशन का जब चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझाएंगे उस चीज़ों को। समझे? तो खैर हम बात क्या करने वाले थे कि जितने भी प्रीमेट्स जाति के लोग हैं, उनमें जो मादा में जो जनन चक्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं आर्तव चक्र। क्या कहते हैं? आर्तव चक्र। क्या कहते हैं? आर्तव चक्र। तो बंदर, कपी, मनुष्य इत्यादि में जो मादा में जनन की प्रक्रिया होती है, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है? आर्तव चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई डाउट है? नो डाउट। अब ध्यान देना, 1 मिनट आप लोग आगे आना। क्या होता है ये जो आर्तव चक्र है? सामान्य जानकारी की भाषा में अगर हम लोग स्थानीय रूप से अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो हम लोग इसे सामान्यतः माहवारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कितने लोग जो है कि मंथली साइकिल हर मंथ के बाद आता है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, ये जो हमारा चांद है ये भी 28 से 29 दिन जो है कि चक्कर लगाता है पृथ्वी का, और 28 से 30 दिन में जो है कि एक महिला का क्या हो जाता है? एक रजो दर्शन, एक जो क्या कहलाता है, आर्तव चक्र भी कंप्लीट हो जाता है, एक चक्र। समझे? तो कहीं ना कहीं इस चंद्रमा के पृथ्वी पर चक्कर लगाने का और इसका रिलेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझे? जब आप लोग बाकायदा एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे और मौसम और ऋतुओं का प्रभाव या हम पर कैसे पड़ता है, इन सब का जो है कि लिंक है एक, और इस लिंक को जो पढ़ाई होती है सब वो बहुत टिपिकल होती है। समझे? आप लोग इस चीज़ों को नोटिस करना। समझे? अब ध्यान देना, तो आप लोगों को बता दें, इसे सामान्य जन की भाषा में हम इसे कहते हैं माहवारी। क्या कहते हैं? माहवारी। और इसे
और भी अगर सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं तो पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं, समझे। और ये चूँकि लगभग 1 मंथ में अपना कंप्लीट कर लेता है चक्र, इसीलिए इसे कहते हैं मंथली साइकिल। और उससे भी शॉर्ट टर्म में इसको हम कहते हैं MC। क्या कहते हैं? MC, समझे। तो इस तरह से अगर हम बात करें आप लोगों को, तो जितना भी इसके जो लोकल नाम थे आप लोग परिचित हो गए कि क्या होते हैं। मंथली साइकिल, पीरियड, MC, माहवारी, ये आर्तव चक्र, इन सब के क्या हैं? नाम हैं, समझे। अब ध्यान देना आप लोग कि आर्तव चक्र की अगर शुरुआत हम बात करें आप लोगों को, तो वह कब होती है? यौनारंभ से होती है। यानी कि जब लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है, समझे, यौना आरंभ में पहुंचती है 11 से 13 साल के बीच में। किसी का हार्डली 11 साल, किसी का 13 साल में जब एक लड़की पहुंचती है तो उसमें जो है कि आर्तव चक्र की शुरुआत होती है, समझे। तो एक बात यही से आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों का तैयार होगा कि रजो दर्शन किसे कहते हैं, समझे। रजो दर्शन हम लोग किसे कहते हैं, समझे। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम ऋतुस्राव चक्र की जो घटना आती है, जो प्रथम ऋतुस्राव चक्र की घटना आती है, जब पहली बार किसी लड़की का पीरियड्स आता है 11 से 13 साल की उम्र में, जब वह कुंवारी होती है, तो उसी जो है कि उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं रजो दर्शन। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रजो दर्शन। तो पहली बार पीरियड्स जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो दर्शन, समझे। और अगर हम बात करें तो ये रजो दर्शन है। और आर्तव चक्र की अगर हम बात करें आप लोगों को, तो एक आर्तव चक्र जो कि 1 महीना का होता है, फिर दूसरे महीने से दूसरा आर्तव चक्र की शुरुआत हो जाएगी, समझे। तो आप लोगों को आर्तव चक्र कहते किसे हैं? तो एक रजो धर्म से दूसरे रजो धर्म के बीच जो घटना की चक्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। यानी कि एक रजो धर्म से और दूसरे रजो धर्म की घटना के बीच जो समय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। तो ये बताइए, जितना भी टॉपिक अब तक हमने आप लोगों को बताया वो समझ में आ गया? यहाँ से आप लोगों को आर्तव चक्र क्या होता है, रजो दर्शन क्या होता है, रजो धर्म से एक रजो धर्म से दूसरे रजो धर्म के बीच को क्या कहते हैं? घटना को आर्तव चक्र कहते हैं। एक टॉपिक सब समझ में आ गया ना? कोई किसी को डाउट है? अब थोड़ा सा आगे जो है कि हम लोग चलेंगे और फिर मोर डिफिनीशन हम देखेंगे कि आखिर इन रजो दर्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, समझे। अब जो है कि आप लोगों को ये देखना है अंडोत्सर्ग क्या होता है, समझे। तो ध्यान देना, प्रत्येक आर्तव चक्र के माध्यम में अंडाशय से एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। और आर्तव चक्र की अगर अवस्था के बारे में हम आप लोग को बताएं तो आर्तव चक्र की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था होती हैं। एक होती है आर्तव प्रावस्था, एक होती है पूटक प्रावस्था और एक होती है पित्त प्रावस्था। प्रावस्था मतलब होता है पहले, समझे। तो आर्तव प्रावस्था को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। ध्यान से सुनना, इस बार जो है कि सब एक्सप्लेन कर देंगे, फिर बाद में लिखवाएंगे। एक ही बार ये सब मिटा करके फिर लिखवा देंगे, समझे। उस तरह से दिक्कत हो रही है, समझ रहे ना। तो एक बार पहले समझ लो, पहले पूरा समझा देते हैं, फिर बाद में नोट्स बना लेना, समझे। अब देखो, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? एक आर्तव चक्र के माध्यम में, जैसे 28 दिन का पीरियड्स होता है ना, तो उसके माध्य क्या होगा? 28 दिन का आधा क्या होगा? 14 दिन। तो 14वें दिन जो है कि क्या होता है? पीरियड्स के 14वें दिन जो है कि अंडाशय से जो अंडाणु है ना, अंडाणु जो तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल बताए थे ना कल, ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु निकलते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। अब इसको हम समझाएंगे बाकायदे आप लोग को फिगर के माध्यम से भी। देखो, पूरे का पूरा हमारा पीरियड्स कितना दिन का होता है? 28 दिन का। कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का पीरियड्स होता है ना, समझे। अब इसमें जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो हमारे
अंडाशय में यानी मादा के अंडाशय में प्राथमिक पुटक होता है। क्या होता है? प्राथमिक पुटक होता है। और वही जो है कि क्या करता है, 1 से 14 दिन तक या 1 से 13 दिन तक वह जो है कि अंडाशय में जो प्राथमिक पुटक है वह पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनेगा टर्सरी फॉलिकल और फिर क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल। यानी कि वह जो प्राथमिक पुटक है उसको डेवलप्ड होने में, उसको तैयार होने में कितने दिन का समय लगेगा? 13-14 दिन। कितने दिन का समय लगेगा? 13 से 14 दिन। कितने दिन का समय लगेगा? 13 से 14 दिन का समय लगेगा। तो ये जो आप फिगर ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि फॉलिकल कैसे जो है कि डेवलप्ड हो रहे हैं। तो 1 से 14 दिन तक मादा का जो आर्तव चक्र है वो 1 से 14वें या 13वें दिन तक क्या होता है? 1 से 13वें दिन तक क्या होता है? 1 से 13वें दिन तक क्या होता है? तुम्हारा फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, यानी पुटक क्या होता है? विकसित होता है, समझे। और 14वें दिन की अगर हम बात करें तो वह पुटक जो है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फट जाता है। और जो ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है तो उसमें से निकलता है ये अंडाणु। क्या निकलता है? अंडाणु। तो जो ग्राफियन फॉलिकल से फट करके जो अंडाणु निकलता है, यानी कि प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्यम में अंडाशय से अंडाणु का निकलना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है, समझे। अब ध्यान देना, अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो यहाँ से भी आप लोग निश्चित ध्यान देना कि जब ये आप लोग देख लिए कि जो अंडोत्सर्ग हो गया, समझे, फिर आप लोगों ने देखा कि वो अवस्था कितने दिनों तक है? 29 दिनों तक है। 28 से 29 दिनों तक है ना, समझे। तो ये हमारी जो अंडाणु है यह जो है कि 72 घंटा जिंदा रह सकती है। कितना घंटा जिंदा रह सकती है? 72 घंटा जिंदा रह सकती है। मतलब 72 घंटा ये काम करती हैं, 72 घंटा ये शुक्राणु का इंतज़ार करती हैं, समझे। तो 14वें से लेकर के और 17वें दिन तक अगर निषेचन होता है, अगर 14वें से लेकर 17वें दिन का अगर पीरियड्स के बीच में अगर नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेज हैं कि नहीं है? तब प्रेगनेंसी के चांसेज है, तब चांसेज है कि शुक्राणु अंडाणु मिले और निषेचन हो जाए और फिर जो है कि मादा क्या हो जाए, सगर्भ हो जाए। लेकिन अगर ये बताओ, अगर इससे पहले अगर 1 से 7वें दिन जो पीरियड्स का या 11वें दिन का ये जो टाइम है, इसके बीच में अगर कोई संसर्ग करता भी है यानी कॉपुलेशन करता भी है तो क्या ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी होए? तो इसीलिए जो है कि ज़रूरी नहीं कि हर कॉपुलेशन मैटिंग के समय, हर संभोग के समय महिला प्रेग्नेंट हो, समझे। उसका भी एक टाइम है, समझे। अब ध्यान देना, अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो यहाँ पर आप लोगों को क्या नोटिस करना है कि आप लोग कहोगे सर जी मान लीजिए यहाँ पर 14वें दिन जो है कि अंडाणु रिलीज हो रही है, समझे। अगर इस बीच जो है कि मान लो 11वें बीच भी अगर कोई संसर्ग करता है या जो है कि अपना कॉपुलेशन मैटिंग होता है, समझे, तो जो है कि चांसेज है फर्टिलाइजेशन क्या नहीं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शुक्राणु भी कितने दिन जिंदा रहता है? 6 दिन। शुक्राणु की लाइफ टाइम कितनी होती है? 6 दिन। कुछ लोग 72 घंटे मानते हैं, कुछ लोग 72 घंटे से ज़्यादा मानते हैं, लेकिन हार्डली जो शुक्राणु के जो जीवन काल है वो कितना एक्टिव, कितने दिन तक एक्टिव रहता है? 6 दिन तक। तो अगर 11वें दिन में अगर शुक्राणु अगर गर्भाशय में है, अंडवाहिनी में है, अगर 11वें दिन में अगर शुक्राणु गया है तो 11, 6, 17 दिन तक, 17 दिन तक जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यानी कि अगर प्रेगनेंसी के अगर चांसेज हैं तो वो जो है कि अगर जो 1 हफ्ता है, जो 11 से लेकर के जो 17 दिन तक ये टाइम है, इस बीच जो है कि प्रेगनेंसी के हार्डेस्ट चांसेज होते हैं, समझे। इसीलिए इसे फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। इस पीरियड को क्या कहा जाता है? फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। यानी इस 1 हफ्ता जो पीरियड का ये समय होता है, इसमें जो है कि निषेचन की संभावना जो है कि बहुत ज़्यादा रहती है, 100 नहीं तो 90% तक रहती है, समझे। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, ये जो 1 हफ्ता का पीरियड है 11वें से 17वें दिन या 10वें से 17वें दिन, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं फर्टाइल पीरियड। क्या कहते हैं?
फर्टाइल पीरियड, समझे। लेकिन अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, ये 3 से 5वें दिन तक ये जब ब्लीडिंग शुरू होती है, जब ऋतुस्राव होने लगता है, जब ब्लीडिंग शुरू होती है, तो इधर बीच जो शुरुआत का इधर बीच समय, क्या इस समय फर्टिलाइजेशन के चांसेज हैं? नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बिल्कुल 90% चांसेज नहीं है, 99% चांसेज नहीं है। लेकिन कभी कभी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, कभी कभी फेल मार सकता है ये चीज़ें, समझे। लेकिन 99% चांसेज हैं कि 10वें दिन से पहले फर्टिलाइजेशन के चांसेज नहीं हैं, और 99% चांसेज हैं कि 19वें दिन के बाद कोई भी पीरियड के 19वें से लेकर के इसके बीच में कोई भी फर्टिलाइजेशन के चांसेज नहीं है। 90% फर्टिलाइजेशन के चांसेज किस में है? 10वें से लेकर के 17वें दिन तक। कितने दिन तक है? 10वें से लेकर के 17वें दिन तक, समझे। अब जो है कि अगर बात करें आप लोगों को, तो ये जो हमारी प्रावस्था है, समझे, जो हमारी ये रजोधर्म है, इसकी प्रावस्था की अगर हम बात करें आप लोगों को, तो इसको 3 मुख्य प्रावस्था में बांटा गया है। एक है आर्तव प्रावस्था, एक है पुटक प्रावस्था, एक है पित्त प्रावस्था, समझे। अब ध्यान देना, इसे मुख्यतः हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया है। आर्तव प्रावस्था की बात करें आप लोगों को, तो जो शुरुआत होती है, यानी रजोधर्म की या पीरियड्स की अगर जो शुरुआत होती है, वह जो है कि इसी अवस्था से होती है, आर्तव प्रावस्था से ही शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? आर्तव प्रावस्था से ही शुरुआत होती है। और इसमें क्या होता है, ये जो हम आप लोग को दिखा रहे हैं ना, ये ध्यान से समझ लो बाबू लोग, इधर उधर ध्यान मत दो। ये जो है आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है ना, ये गर्भाशय की दीवार है। हमें आप लोगों को बताया था, जब आप लोग को गर्भाशय पढ़ा रहा था, तो हमने बताया था गर्भाशय की 3 स्तर का लेयर होता है। एक होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम, एक होता है इंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय की जो बाहरी दीवार होती है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। जो गर्भाशय की मध्य दीवार होती है, जो डिलीवरी के समय सबसे ज़्यादा संकुचन करती है, उसे कहते हैं मध्य स्तर। और जहाँ पर अंतरोपण होता है, यानी कि जो युग्मनज है वो विकसित होता है, उसे कहते हैं इंडोमेट्रियम में अंतः स्तर, समझे। तो अंतः स्तर शुरुआती में युग्मनज को पोषण कौन प्रदान करता है? अंतः स्तर, समझे। तो अंतः स्तर अगर बन जाएगा, निर्माण होगा, तभी तो वो युग्मनज को ले पाएगा, युग्मनज को मतलब अपने अंदर रख पाएगा। मान लो खेते हैं तो उसे बिया बोने से पहले उसको जुताई करना जरूरी होता है ना, कि ऐसे ही परती रहेगा जो है कि बिया बो दोगे, नहीं ना। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसको भी ज़रूरी होता है कि तुम्हारा जो गर्भाशय की जो अंतः स्तर दीवार है, वो भी जो है कि क्या हो, समय समय पर मेंटेन होते रहे। क्या हो रहा है? समय समय पर मेंटेन होते रहे। तो ये बताओ, ये 1 से 14 दिन तक क्या होता है कि अंडोत्सर्ग के लिए अंडाणु निकलता है ना, है। और ये क्या करता है, धीरे 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 गर्भाशय की जो अंदर की दीवार है, जो गर्भाशय की जो इंडोमेट्रियम की लेयर है, वो बनता रहता है, विकसित होता रहता है, विकसित होता रहता है। ब्लड के द्वारा, कई चीज़ों के द्वारा वो जो है कि गर्भाशय की जो अंतः स्तर की जो इंडोमेट्रियम है वह विकसित होता रहता है, और उसमें ब्लड भरते जाते हैं। और वो ब्लड और विकसित पोषण भरते क्यों जाते हैं? ताकि युग्मनज अगर आकर उसे चिपक जाएगा प्रेगनेंसी के समय, तो उसी से शुरुआत में ना पोषण प्रदान करेगा। पोषण जो है उसी से ना प्रदान करेगा, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग से ही तो पोषण प्रदान करेगा। आप लोग देखो, किताब देखो, ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना, है ये। तो 1 से 14वें दिन तक यही जो है कि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनती रहती है, ताकि अगर युग्मनज, अगर शुक्राणु, अगर युग्मनज बन जाए अंडाणु और शुक्राणु से, तो इसी में से इसको पोषण प्रदान करके शुरुआती में आगे बढ़ना है ना, है। तो उसको शुरुआती युग्मनज को पोषण प्रदान करने के लिए ये 1 से 14वें दिन तक क्या होती है, इंडोमेट्रियम की दीवारें बनती हैं। क्या होती हैं? इंडोमेट्रियम की क्या होती है? दीवारें बनती हैं, इंडोमेट्रियम का लेयर बनता है, समझे। अब ध्यान देना, तुम लोग कहोगे कि सर जी ये सब काम तो हो रहा है, समझे। इंडोमेट्रियम की दीवारें बन रही हैं, ग्राफियन फॉलिकल जो है कि डेवलप्ड हो रहे हैं, पुटक बन रहे हैं, तो ये सब हो कैसे रहे हैं? जो हमारा शरीर है वो बैलेंस होता कैसे है? बताओ। हार्मोन के द्वारा,
समझे। ये सब जो घटनाएं हो रही हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि एक होती है अंडाशयी हार्मोन स्तर, जो अंडाशय से हार्मोन निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं अंडाशयी हार्मोन। तो अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन, एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। एक हार्मोन कौन सा निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। और दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन हमने कहा था कि जो पीरियड वगैरह जो भी ये कंट्रोल करता है, वो कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन। कौन कंट्रोल करता है? और एस्ट्रोजन कब वर्क करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, एलएच हार्मोन, समझे। एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन यानी कि हमारा मस्तिष्क मेन क्या है? मस्तिष्क मेन अंडाशय, अंडाशय को भी कौन कंट्रोल करता है? पीयूष। अंडाशयी हार्मोन को भी कौन कंट्रोल करता है? अंडाशय ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने की आकार की होती है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, हेती चिकुटियाँ पटक दे भैया सरसों। तो अंडाशय मटर के दाने के आकार की होती है तुम्हारी, कौन? पीयूष ग्रंथि। कंट्रोल करती है सबको, समझे। अंडाशय को भी कंट्रोल करती है। तो जो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलती है एलएच हार्मोन। क्या उनसे हार्मोन निकलती है? एलएच हार्मोन। अगर वो ज़्यादा निकलेगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन भी ज़्यादा निकलेगा। अगर एलएच हार्मोन निकलेगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन भी तेज़ी से निकलेगा, समझे। और एक हार्मोन निकलती है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको प्रेरित करता है? ये फॉलिकल को डेवलप करने में, समझे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो ये सब घटनाएं जो आप लोगों के अंदर हो रही हैं, यह किसके द्वारा सब कंट्रोल हो रही हैं? हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल हो रही हैं। किसके द्वारा कंट्रोल हो रही हैं? हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल हो रही हैं, समझे। अब जो है कि अगर आप लोगों को अब पढ़ना है कि ये जो आर्तव प्रवस्था है, आर्तव प्रवस्था क्या होती है? जो शुरुआत का 3 से 5 दिन तक अवस्था होता है, इसके बीच में क्या होता है? जो गर्भाशय की जो दीवारें ये बनी हुई थी वह जो कि टूटने लगती हैं और वैगिनल ब्लीडिंग होती है, यानी कि योनि द्वारा से जो है कि खून की धारा, खून जो है कि बहने लगता है, खून जैसा तरल पदार्थ जो है कि स्रावित होने लगता है। और ये 3 से 5 दिन तक लगभग स्रावित होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी ब्लीडिंग के रूप में अंतः स्तर के टूटने से, यानी कि वो ब्लीडिंग आती क्यों है? जो ब्लीडिंग आती है वह जो है कि अंतः स्तर जो टूटता है, जो गर्भाशय का इंडोमेट्रियम का जो दीवार है उसी के टूटने से जो है कि क्या होती है? ब्लीडिंग आती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, समझ गए? समझ गए ना। तो ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि जो इंडोमेट्रियम का लेयर है उसी को टूटने से, जब गर्भाशय का जो इंडोमेट्रियम का लेयर टूटता है और 3 से 5 दिन तो टूटता है, तो ही ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है, समझे। अगर मान जो ब्लीडिंग के रूप में, और मान जो पीरियड्स का 28 से 29 दिन ख़त्म हो गया और फिर भी जो है कि अगर 28 से 29 दिन का पीरियड अगर ना आए, तब जो है कि अगर रक्तस्राव ना हो, तब जो है कि क्या होता है? तब जो है कि इंडिकेट होता है, तब यह सूचक होता है कि लड़की जो है कि क्या हो गई है? प्रेग्नेंट हो गई है, समझे। क्यों? क्योंकि अगर लड़की मान जाओ, अगर जो या महिला कि अगर प्रेग्नेंट हो गई है, ध्यान देना क्यों इससे, अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी तभी तो ये जो है कि अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई तो युग्मनज बन गए, युग्मनज बन गए ना। और युग्मनज बन गए तो अब इसका यूज करेगा ना। ये गर्भाशय का जो अंतः स्तर है, दीवार जो बन गए पोषण प्रदान करने के लिए, तो वो उसका यूज करेगा ना और उसी से विकसित होगा ना। अब मान जाओ अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई है तब जो है कि इसका यूज नहीं है, तब वो क्या जाएगा? टूट के बाहर गिर जाएगा, यूज नहीं है, समझे। तो अगर पीरियड्स के दिन, पीरियड्स के बाद भी अगर जो है कि अगर रक्तस्राव नहीं हो रहे हैं, पीरियड्स कंप्लीट होने के बाद, तो जो है कि ये माना जाता है अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो वह इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी का। हम एक भोजपुरी पिक्चर देख रहे थे, तार ये सासू माँ के कह रही है, सासू माँ खुशखबरी है तो अब कैसे उसको पता है? तो वो अपना दिन गिनी होगी 28 दिन, और मान जाओ जब कंप्लीट देखी होगी कि 1 हफ्ता बीत गया, मान जाओ 2-4 दिन देरी हो गया फिर भी नहीं हुआ, और तब उसको लग गया कि खुशखबरी है कहीं ना कहीं कुछ, समझे। तो अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्या समझना है, एक चीज़ आप लोगों को ये समझना है कि ज़रूरी नहीं कि अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रेगनेंसी ही हो सकता है हर बार, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज है। कई बार जब बहुत तनाव होता है ना,
अब बहुत जो है कि चिड़चिड़ापन भी होता है, तब जो है कि ये हार्मोन थोड़ा इम्बैलेंस होते हैं और थोड़ा देर सवेर हो सकता है। कभी थोड़ा पहले भी आ सकता है, कभी थोड़ा बाद में आ सकता है। 1 महीना तो 28 से 29 दिन बस माना गया है ना, हो सकता है 3-4 दिन लेट हो जाए, 5 दिन लेट हो जाए, समझे। और अगर ज़्यादा लेट हो गया तब प्रॉब्लम की बात है। मान लो अब 1 महीना से मान लो सीधे अब 2 महीना 3 महीना हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, तब थोड़ा सोचने और प्रॉब्लम की बात है। लेकिन थोड़ा देर हो, लेट लपेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हार्मोनियल चीज़ है। हार्मोन की वजह से जो है कि थोड़ा इम्बैलेंस की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है, समझे। और इस मामले में अगर लड़कियां थोड़ा अगर तकलीफ़ हो रहा है, मान जाओ 1-2 महीना बीत गया और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है, तो तुरंत जो है कि आप लोग अपने माता पिता को बताइए, डॉक्टर से कंसल्टेंट कीजिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है क्या होता है, लड़कियां ये सब चीज़ों को समाज में इतना वो टैबू बना दिया ना, अरे यार, तो पता चलता है कि एकदम वो मन में मन एकदम रखती है, किसी माइयों बाबू को नहीं बताती है, माइयों को नहीं बताती, कैसे बताई, मैं इसे क्या बताई, समझे। अब पता चलेगा कि अंदर अंदर कुछ और बड़ा रोग हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। तो ज़िंदगी में देखो डॉक्टर से रोग को बताने में डॉक्टर से नहीं शर्माना चाहिए, अपने प्रॉब्लम को बताने से जो है कि माँ बाप से नहीं शर्माना चाहिए, और क्वेश्चन पूछने से टीचर से नहीं शर्माना चाहिए, समझे। एक बात ध्यान देना है ये सब चीज़ें, समझे। तो ये सब प्रॉब्लम अगर हो तो तुरंत बात ही नहीं कि मैंने जाएगी अभी सहेली से पूछेगी, उसको भी ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, माने माँ बाप है या माँ है तो उस स्थिति से गुजरी है, हर स्थिति से परिस्थिति से गुजरी है। ये सब जाएंगे अगर हमारे पहले जाएंगे सहेली क्या है, सहेलियों को आधे जानकारी है, उसको भी पता है, सीनियर से पूछेंगे। इससे अच्छा पहले जो है कि जो है घर में माँ हो तो उससे पहले कहो। खैर शेयर करते हैं लोग पहली बार अपने दोस्तों से ही बात, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने माँ बाप को भी बताओ, हो सकता है वो बढ़िया जगह आप लोग को दिखाएं भी। तो बायोलॉजी पढ़ने का मतलब ये कि जागरूक और सतर्क भी रहो आप लोग, समझे, ध्यान देना। तो आर्तव प्रवस्था समझ में आ गया। 3 से 5 दिनों तक जो ब्लीडिंग की अवस्था होती है उसी को हम लोग कौन सा अवस्था कहते हैं, आर्तव प्रवस्था कहते हैं। कौन सा प्रवस्था कहते हैं, आर्तव प्रवस्था कहते हैं, समझे। अब ध्यान देना कि पुटक प्रवस्था किसे कहते हैं। तो अंडाशय में जो प्राथमिक पुटक हैं वह विकसित होकर के प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और फाइनली जो है कि ग्राफियन पुटक बना लेता है, और इसमें 14 दिन का समय लगता है। और इसके साथ ही ये अंतःस्तर का निर्माण भी होने लगता है, दीवार को ये अंतःस्तर का निर्माण दिखा रहा है, समझे। तो इसको हम लोग कहते हैं पुटक प्रवस्था। क्या कहते हैं, पुटक प्रवस्था। क्या कहते हैं, पुटक प्रवस्था। अब ध्यान देना, पुटक प्रवस्था तुम लोग देखोगे कि ये अंडाणु निकल रहा है ना, अंडाणु 14वें दिन, तो 14वें दिन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से निकलती है वो 13वें से 14वें दिन बहुत ज़्यादा निकलती है। अब तुम लोग कहोगे सर जी 13वें से 14वें दिन जो LH हार्मोन है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से, वो ज़्यादा क्यों निकलती है, बहुत ज़्यादा निकलती है। देखो आप लोग देखे होंगे, हम ये LH हार्मोन का ग्राफ बना रहे हैं ना, ललका से देख रहे हो ना। देखो 14वें दिन हम एकदम ज़्यादा बना दिए, ज़्यादा बना दिए ना। हाँ, ये ग्राफ तुम लोग क्या सोच रहे हो कि हम खिचड़ी पकाए हैं, यहाँ पर खिचड़ी नहीं पकाए हैं। यहाँ पर तुम लोगों को हम बता रहे हैं ना कि ये जो LH हार्मोन है ना, ये जो है कि गया है ना, तो ये जो है कि क्या है, ये जो LH हार्मोन है ये ज़्यादा उत्पादन हो गया है, ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। तो 14वें दिन जो होता है, जो मादा में अंडाणु को निकालना है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज होता है LH हार्मोन, ताकि अंडाणु निकल सके, समझे। अब दीवार को हमें तोड़ना है, समझे, तो थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो नहीं होगा, एक बैक के जो है कि मार देंगे तब जो है कि टूट जाएगा तुरंत, है कि नहीं। तनी जोर लगाएंगे होगा, धक एकदम धक्का से मार देंगे, क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये जो है कि LH हार्मोन धक्का दे के बहुत तेज निकलता है, एकदम नहीं होता है धक्का दे के जो है कि एकदम पूरा जान बटोर के धक्का दे के खींच के, समझे। तो उसी तरह से LH हार्मोन बहुत ज़्यादा धक्का दे के निकलता है 14वें दिन, और धक्का दे के निकलेगा तो ज़्यादा निकलेगा, तो इसी को कहते हैं LH सर्ज। क्या कहते हैं, LH सर्ज। तो आप लोगों से अगर कोई पूछेगा कि LH सर्ज किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14वें दिन जो पीरियड्स का जो 14वां दिन होता है, उसमें जो है कि LH की मात्रा सबसे अधिक होता है, रिलीज होता है, और उसी को हम लोग कहा कहता है। और वो क्यों अधिक होता है, ताकि वो अंडोत्सर्ग को प्रेरित कर सके, अंडाणु जो है कि ग्राफियन फॉलिकल से निकल सके,
इसीलिए जो है कि उस दिन 14वें दिन जो है कि बहुत ज़्यादा हार्मोन निकलता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? LH सर्ज कहते हैं, समझे। अब ध्यान देना, जब ये अंडाणु बाहर आ गया, ध्यान दो, हे गधा इधर ध्यान दो। अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो जो हमारे अंडाशय है, ध्यान देना, अब अंडाशय से अंडाणु बाहर आ गया ना 14वें दिन, तो क्या वो अंडाशय में रहेगा? दुल्हन अगर सज धज गई है तो वो क्या जो है कि वो दुल्हन में कि मंडप में आएगी? मंडप में आएगी। तो ये बताओ, ये अंडाणु का मंडप हमने क्या बताया था? अंडाणु का मंडप कौन सा होता है? अंडवाहिनी है। तो ये अंडाणु जो है कि कहाँ आएगा? अंडवाहिनी में। अंडाणु कहाँ आएगा और किसका इंतजार करेगा? कि शुक्राणु का ना। किसका इंतजार करेगा? क दिन? 3 दिन, समझे। क दिन? 3 दिन, समझे। तब ध्यान देना, अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो ये जो है कि अंडाणु जो है कि कहाँ पहुँच जाएगा निकल करके? 18 से अब जो है कि निकल गया, अब कहाँ पहुँच जाएगा? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी के किस भाग पर पहुँच जाएगा? तुम्बिका संकीर्ण पथस्थल पर पहुँच जाएगा, समझे। और वहाँ पर क्या होगा? ये निषेचन करेगा। क्या करेगा? निषेचन करेगा, समझे। जब निषेचन कर लेगा तो अब ये बताओ, अब जो इंडोमेट्रियम की जो अंतः स्तर की दीवारें हैं उसको और ज़्यादा पोषक तत्वों से भरना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि जब युग्मनज तैयार हो गया है तो उसको पोषण प्रदान करना है ना हो। तो वो शुरुआत में जो युग्मनज होगा वो कहाँ से पोषण लेगा? गर्भाशय के अंतःस्तर दीवार से निकलेगा। तो जो ही 14वें दिन हो जाएगा, देखो आप लोग को मना है 14वें दिन हो गया ना, हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोग को फिगर के माध्यम से कि ये जो अंतःस्तर की दीवारें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि जब युग्मनज बन जाएगा तो ये ज़्यादा जितना डेवलपमेंट होगी उतना जो है कि पोषण प्रदान करेगी ना हो, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जो है कि 14वें दिन के बाद जो है कि जो गर्भाशय की जो अंतःस्तर जो एंडोमेट्रियम की दीवारें होती हैं वो जो है कि क्या होने लगती हैं? विकसित होने लगती हैं। क्यों? पोषण प्रदान करने के लिए। किसको? युग्मनज को पोषण प्रदान करने के लिए, समझे। अब एगो बात बताओ, है ग्राफियन फॉलिकल, तो मान जाओ ग्राफियन फॉलिकल से तो फट के अंडाणु निकल गया, है बच गए ना, है। जब ये बच गया तो इसमें इसके खाली स्थान में क्या भर जाता है? ब्लड भर जाता है। अरे निकल गया, मान जाओ है कलम है, कलम से जो है कि ये मान अंडाणु है, ये निकल गया, अब ये खाली स्थान है तो इसमें मान हवा भर गया, अभी तो हवा भर गया, लेकिन वहाँ पर क्या भर जाता है? ब्लड भर जाता है। क्या भर जाता है? ब्लड भर जाता है। अब इसके अंदर क्या भर जाता है? ये ब्लड भर जाता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अब क्या भर जाता है? ब्लड भर जाता है। और जब वो ब्लड भर जाता है तब उसे जो है कि हम लोग कहते हैं कार्पस हीमोराइफिजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस हीमोराइफिजियम कहते हैं। और यही ग्राफियन फॉलिकल बाद में एक ग्रंथि बन जाती है कार्पस लुटियम। कौन सी ग्रंथि बन जाती है? कौन सी ग्रंथि बन जाती है? कौन सी ग्रंथि बन जाती है? और यही कार्पस लुटियम एक हार्मोन रिलीज करती है, ध्यान से सुन लो, यही कार्पस लुटियम एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्राजन। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? और यही प्रोजेस्ट्राजन हार्मोन को हम कौन सा हार्मोन कहते हैं? तो जो ही जो है कि ये 14वां 15वां दिन होता है, निषेचन हो जाता है, तो निषेचन होने के बाद जो है कि कार्पस लुटियम जो है कि प्रोजेस्टेरोन मात्रा ज़्यादा रिलीज करती है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये और कहती है कि देख बबुआ, बबुआ अब तैयार होने वाला है। ये जो है कि तैयार करने लगती है गर्भाशय की अंतःस्तर की दीवारों को। क्या तैयार करने लगती है? अंतःस्तर की दीवारों को तैयार करने लगती है, समझे। समझ रहे ना। तो ये कार्पस लुटियम क्या रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरोन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पस लुटियम कैसे बन रहा है पता चल गया। अब ध्यान देना, अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, एक आ जाती है हम लोग की पित्त प्रावस्था, लास्टली, समझे। जब अंडाणु निषेचित हो जाता है, समझे, जब अंडाणु निषेचित हो गया, समझे, तो उसके पश्चात कौन सी अवस्था शुरू होती है? पित्त प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था शुरू होती है? और उसके बाद जब निषेचन हो जाता है
तो उसके 72 घंटे के अंदर क्या होता है, अंतररोपण हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतररोपण हो जाता है। क्या हो जाता है, अच्छा अंतररोपण का मतलब क्या था, अंदर रोपण, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट हमने आप लोग को बताया था ना कि युग्मनज क्या बन जाएगा, मोर्यूला, मोर्यूला क्या बन जाएगा, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। और ये कितने दिन प्रक्रिया लगती है, युग्मनज से ब्लास्टोसिस्ट बनने में कितने दिन प्रक्रिया लगती है, 3 दिन, समझे। तो 3 दिन तक युग्मनज से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। और फिर जो है कि क्या होता है, 72 घंटे बाद जब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वह मादा की गर्भाशय की अंतःस्तर की दीवारों से क्या होता है, जुड़ जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अंतररोपण। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ गए। तो इम्प्लांटेशन अब कभी भूलोगे। तो ब्लास्टोसिस्ट का मादा के इंडोमेट्रियम के दीवारों से जुड़ना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण। क्या कहलाता है, अंतरोपण कहलाता है, समझे। फिर जब अंतरोपण हो जाता है तो उसके बाद प्रेगनेंसी बंद हो जाती है। अब जब महिला प्रेग्नेंट हो गई एक बार, तो उसके जब महिला प्रेग्नेंट हो गई तब जो है कि पीरियड्स का आना बंद हो जाता है, माहवारी बंद हो जाती है, रजोधर्म बंद हो जाता है, फिर उसे पीरियड नहीं आता है। क्यों, क्योंकि यह जब इंडोमेट्रियम की जो दीवारें थी अब इसका यूज होने लगा, समझे। तब जो है कि क्या होता है, पीरियड बंद हो जाता है। अगर अंडाणु निषेचित है, ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कि पूरे 9 महीने जो है कि पीरियड अब नहीं आएगा। तो आप लोगों से कोई पूछेगा कि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको पीरियड आएगा, उसके गाल पर एक तमाचा खींच के मारिएगा, समझे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, समझे। अब ध्यान देना, एक और ही बात है। अब जो है कि जब डिलीवरी हो जाती है, ध्यान देना, जब डिलीवरी हो जाती है और जब तक बच्चा 2-3-4 महीना तक दूध पीते हैं तो भी पीरियड नहीं आता है, क्योंकि अंदर का सिस्टम एक बालक डेवलप हुआ है और उसे अंदर का सिस्टम पूरा फिर से बनने में 3-4 महीना हो जाएगा ना, हो हाँ लग जाएगा ना। तो जब तक बच्चा दूध पीता है, सामान्यतः अब ये कितना करो तो 2-2 साल तक पीते हैं कितना बच्चा होते हैं, 6 साल तक तू पिया था अच्छा, कितने लोग हैं तो जो गोदी में 4 वर्ष को हो जाएंगे और तब वो माई का दूध नहीं छोड़ेंगे, समझे, ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अच्छा आजा देखा कितना मजबूत है, आजा सामने थोड़ा सब देख ले 6 वर्ष तक पिएगा, 6-7 महीना समानता होता है, समानता ऐसा मानता है 6 महीना। जैसे जब डिलीवरी हो जाती है ऐसे 6 महीना दूध नहीं बच्चे पीते हैं, साल भर 1.5 साल 2 साल तक पीते हैं, समझे। और तुम्हारे पिलाने के ऊपर भी है। अब ये नहीं कि जितनी बार 14 वर्ष का हो गया दूध पीते फिर गाय का दूध पियो यार, समझे। लेकिन सामान्यतः जो दूध की अवधि होती है वो 6 महीना माना जाता है, समझे। जो फैक्ट है उसको देखो। तो जो डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद 6 महीने तक जो है कि सामान्यतः मतलब एक है कि बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो उस 6 महीने तक भी कोई पीरियड्स नहीं आता है, कोई भी उस समय पीरियड नहीं आता है। तो जो 6 महीने तक जब बच्चा को दूध पिलाया जाता है डिलीवरी के समय, उसको हम लोग कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड। तो उस लैक्टेशन पीरियड में भी बच्चों को, अरे उस लैक्टेशन पीरियड में भी माहवारी नहीं आती है, समझे। तो माहवारी कब नहीं आती, एक तो प्रेगनेंसी के समय और एक डिलीवरी के 6 महीना बाद तक जो है कि माहवारी नहीं आती है, समझे। अब ध्यान देना, अच्छा एगो लड़की, एगो कोई महिला है चिली एल्विना, वो 55 बच्चों की माँ है। हम कहे कि भाई 18 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष तक इसी बीच में तो जो है कि होता है, वो को जुड़वा बच्चा पैदा की होगी कि 55 बच्चों की माँ बनी हुई होगी। तो एक्सेप्शन बहुत मिल जाएंगे। अब एक जनाब हमसे पूछे कि सर जी एगो लड़का को तैयार होने में जो है कि 9 महीना तो लग ही जाता है। और वो थी मतलब महाभारत एक नायिका है, मतलब महाभारत में एक पात्र हैं गांधारी, सर उनके कैसे 100 गो लड़का हो गए, समझे। तो गांधारी के जो 100 गो लड़के हुए थे वो उसके केवल गर्भ से नहीं हुए थे, वो कैसे हुए थे वो एक एक्सपेरिमेंट पर बताया जाता है। आप लोगों को जब हम बताएंगे, वो एक साइंस है उसका हम बताएंगे कैसे होता, वो आप लोगों को कभी और बता देंगे,
समझे ना। एक ही जो है कि मतलब कहा जाता था, एक ही स्पर्म जो तैयार होता है जाइगोट, उसको ही मतलब अलग अलग चीज़ों में भर के रख दिया गया था, मतलब आर्टिफिशियल उम्र में वो तैयार किए गए थे। आने वाले समय में एलॉन मस्क है, वो आर्टिफिशियल गर्भाशय तैयार करने वाले को सोच रहा है। तो सोचो, आर्टिफिशियल गर्भाशय का कॉन्सेप्ट हमारे महाभारत में भी है। आर्टिफिशियल गर्भाशय का कॉन्सेप्ट हमारे कहाँ है? महाभारतों में है। उस आर्टिफिशियल गर्भाशय के माध्यम से जो है कि वो 100 बच्चे पैदा हुए थे तुम्हारे क्या कहलाता है गंधारी के। समझे? समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? आर्टिफिशियल गर्भाशय का मतलब समझ रहे हो क्या? जो बच्चा पल रहे ना, वो माँ के पेट के अंदर ना पल करके आर्टिफिशियल, जैसे जो मानव गर्भाशय बनाया है यंत्र मशीन, उसमें वो अभी बनाने को सोच रहा है एलोन मस्क। देखो कितना तक सफल हो सकता है। अब देखो क्या हो सकता है। आज से 25 साल पहले तुम कह रहे थे कि बबुआ की जो है कि हम 25 साल अगर लोगों से कहते कि मोबाइलिया में कि हम ऐसे वीडियो कॉल करके बतिया लेंगे, वो दिल्ली रहे हम लंदन रह आ बतिया लेंगे, लोग मानते? नहीं मानते। आज भी बूढ़े लोग जो है कि लोग थे हमारे बुजुर्ग लोग, वो कहते हैं मोबाइलिया में कैसे राम जी आ गए हैं, हेती चूँकि टीवी में कैसे हेती आदमी घुस गए, ऐसे ऐसे आदमी पहले के लोग बोलते थे। समझे? कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आर्टिफिशियल सिस्टम गर्भाशय वाला आ गया भी, तो इससे जानते हो क्या होगा? एक माँ का जो ममता का भावना है ना, वो आहत होगा। एक जो लगाव होता है अपने बच्चों का, जो एक माँ का वैसे, वो उतना नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि एक जो है कि साइंस का दुरुपयोग भी कह सकते हो। लेकिन बाकायदे एलोन मस्क ने इस क्षेत्र में कदम रख चुका है, सोच रहा है, देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाता है। आदमी तो यह भी सोच रहा है कि हम अमर होने का वरदान, एकदम अमर हम बन जाए। रावण भी था, वो अभी अमर खोज रहा था कि क्या करे कि हम मरे ही नहीं। आदमी तो अभी खोज रहा है कि स्वर्ग से सीढ़ी बना दे कि हम चले जाए सीढ़ी से स्वर्ग में। समझे? तो आदमी हर प्रयास सफल करता रहता है, लेकिन ताकतवर कौन है? परम पिता परमात्मा। उनकी महिमा अपरंपार है। समझे? उनके आगे तो हम सब खिलौने क्या है। समझे? देखो, तो आप लोग को जो साइंस है उसका फैक्ट बता रहे हैं। अब ध्यान देना, इधर क्या होता है अगर इफ़ नॉट प्रेगनेंसी आकार, हमने बताया कि प्रेगनेंसी हो गया तब। अब जो है कि अगर हम बता दें आप लोगों को कि इफ़ नॉट प्रेगनेंसी आकार, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो क्या होगा। ध्यान देना, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो हमने बताया था यहाँ पर कार्पस लुटियम, तो कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है अगर प्रेगनेंसी होता है तो। समझे? तो इसीलिए यहाँ पर देखे होंगे कि हमने प्रेगनेंसी हार्मोन जो आप बनाए हैं आप लोग को, ये हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन, ये जो है कि ये है लड़का वाला प्रेगनेंसी हार्मोन, ये ज़्यादा हमने बताया था निषेचन के पश्चात। लेकिन जब अगर निषेचन हुआ ही नहीं, अंडाणु शुक्राणु मिले ही नहीं, निषेचन हुआ ही नहीं, तो उस समय कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन मात्रा बहुत कम रिलीज करता है और बाद में रिलीज करना बंद कर देता है। तो अब बताओ, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तब क्या होगा? अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, अगर मान लो प्रेग्नेंट महिला नहीं हुई, तब जो है कि कार्पस लुटियम जो है कि क्या होगा? रिलीज करना बंद कर देगा। और जब कार्पस लुटियम अगर रिलीज नहीं होगा, जब प्रेगनेंसी हार्मोन नहीं निकलेगा, तब क्या होगा? तब होगा ये कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से क्या होगा कि ये जो तुम्हारा एंडोमेट्रियम की दीवारें थी, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये जो तुम्हारा एंडोमेट्रियम की दीवारें थी, वो जो है कि क्या होती हैं? टूट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। और टूट करके या फिर जो है कि ब्लीडिंग करने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? ब्लीडिंग करने लगती हैं। और फिर जो है कि टूट करके ब्लीडिंग करने लगती हैं, तो आप लोगों का दूसरा रजोधर्म शुरू हो जाता है, यानी कि फिर पीरियड्स आने लगता है। तो यानी कि अगर दोबारा पीरियड्स अगर आ जाए तो इसका मतलब यू आर नॉट प्रेग्नेंट, यानी कि आप जो है कि प्रेग्नेंट नहीं है। समझे? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रेग्नेंट महिला नहीं है तो कार्पस लुटियम जो है, उस जो प्रोजेस्टेरोन है, वो हार्मोन जो है कि निकालना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से जो एंडोमेट्रियम की दीवारें, जिसे पोषक तत्व पदार्थ करना था युवराज को, क्या अब उसका यूज है? यूज नहीं है। तो ये बताओ, जिसका यूज नहीं होता जमाना उसको लतिया के फेंकता है।
समझे। तो उसको जो है कि अब क्या करता है, वो टूट करके जो बाहर जो है कि क्या कहती हैं, ब्लीडिंग के रूप में जो है कि योनि से बाहर आने लगती हैं, और फिर जो है कि दूसरा आप लोगों का जो है कि रजोधर्म शुरू हो जाता है, दूसरा पीरियड्स आने लगता है। और फिर मान लो यह प्रक्रिया जो है कि मान लो फिर 1 महीना फिर चला, फिर जो है कि प्रेग्नेंट हुआ, फिर दोबारा ये प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, पीरियड हर महीना, जब तक जो है कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, समझे। अब मान जब प्रेग्नेंट हो गए तो फिर जो है कि 9 महीना तक शांत, अब फिर 6 महीना वैसे भी शांत लैक्टेशन पीरियड के समय, और 9 महीना जब प्रेग्नेंट हो तो उस समय पीरियड शांत, समझे। तो ये बताओ, आज आप लोगों को हमने पूरा का पूरा आर्तव चक्र पूरा का पूरा समझा दिया। ये बताओ लोगों को बढ़िया से समझ आ गया? किसी को कोई भी एनी डाउट है कहीं भी? हाँ, अब इसको जो है कि हम सारा मिटा करके एक ही बार में, ये हो सकता है 1-2 वर्ड में बस लिखवा देते हैं। आप लोग बस तेज़ी से फटाफट 10 मिनट के अंदर लिख लीजिए। और अब हम करते हैं आप लोगों के क्लास को बंद, बाद में बोल देंगे जय हिंद जय भारत, क्योंकि अभी लिखवाना बाकी है। चलो रेडी, स्टार्ट फटाफट। आज का टॉपिक जो है कि थोड़ा लंबा था, इसीलिए जो है कि, और समझना भी आप लोगों को, समझाना जो है कि हम सोचे थे कैसे समझा पाते हैं कि नहीं, लेकिन आप लोग समझ गए। पता नहीं आप लोग समझदार हैं कि हम समझाने वाले मज़ेदार हैं। जो वीडियो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब जो है कि बस आप लोग को लिखवाना बाकी है। ऊतक प्रावस्था, अंडाशय से प्राथमिक ऊतक विकसित होकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनली ग्राफियन ऊतक बनने में 14 दिन का समय लगता है, और इसके साथ ही अंतः स्तर का निर्माण होने लगता है। आप लोग को ये भी बताया था कि एस्ट्रोजन की कम मात्रा एलएच सिक्रेशन को रोकता है, और एस्ट्रोजन की ज़्यादा मात्रा एलएच सिक्रेशन को बढ़ाता है। फिर एलएच सर्ज की बात करें आप लोग को, तो ये बताए थे कि 14वें दिन एलएच की मात्रा सबसे अधिक होता है, जिससे अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, और इसीलिए इसे एलएच सर्ज कहा जाता है। जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो उसके पश्चात वो अंडाणु निकल करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, और फिर फैलोपियन ट्यूब तक वो पहुंच करके शुक्राणु का इंतज़ार करता है, और ग्राफियन फॉलिकल जो फटा हुआ होता है उसमें ब्लड भर जाता है, तब उसमें कार्पस हीमोरीजियम कहते हैं। फिर वह कार्पस लुटियम ग्रंथि बनाता है जो प्रोस्टेजोन हार्मोन रिलीज करता है, और यही जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज हुआ है वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी हार्मोन के लिए। अब जो है कि अब हम आप लोग को ऊतक प्रावस्था के बाद लिखवाएंगे पित्त प्रावस्था के बारे में। अब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो पित्त प्रावस्था, अंडाणु के निषेचन के पश्चात पित्त प्रावस्था शुरू हो जाता है, और 72 घंटे बाद अंतरोपण हो जाता है, एवं प्रोजेस्टेरोन कार्पस लुटियम के द्वारा रिलीज होता रहता है, जो सगर्भता को बनाए रखता है। फिर पूरी प्रेगनेंसी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, एवं प्रेगनेंसी से 1 से 3 महीने तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, जो कि लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। ये सब समझाए हैं आप लोग को एक एक लाइन। फिर देख लीजिएगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, इफ़ नॉट प्रेगनेंसी ऑकर, तब क्या होता है, कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम निकलता है, फिर बंद हो जाता है। पहले क्या निकलता है, कम निकलता है, फिर एक बार के बंद ही हो जाता है, और उसके बाद ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंडोमेट्रियम की जो लाइनें होती हैं वह टूट करके फिर से ब्लीडिंग करती हैं, और देन दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फिर प्रेग्नेंट नहीं होगा तो तीसरा मेंस्ट्रुअल अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आर्तव चक्र जो है कि क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तब जो है कि अगर हम आप लोगों को बताएं तो आप लोगों को आर्तव चक्र से रिलेटेड हमने जो है कि जो भी टॉपिक था किताब में, आप लोगों के क्लास 12 के अध्याय में हमने आप लोगों को समझा दिया। कल जो है कि आप लोगों को क्या समझाना है, कल जो है कि आप लोगों को ये समझना है कि जब सगर्भता हो जाती है तो फिर वीर्यसेचन कैसे होता है, भ्रूणीय परिवर्धन कैसे होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, और एक एक करके हम हर टॉपिक इस अध्याय का टच करेंगे। तो चलते हैं, आप सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।